जय हिंद आप सभी को। आज के पाठ के अंतर्गत हम शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे। शब्द शक्ति या शब्द वृत्ति अर्थात शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने वाली शक्ति। अब आप कहेंगे कि ये शब्दों की क्या शक्ति होती है? शब्द के अर्थ तो हमें पता है, उनके भाव हमें पता है, शब्द शक्ति क्या है? शब्दों में कौन सी शक्ति है? तो शब्दों की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि शब्दों में तो वो ताकत होती है जो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम शब्द शक्ति यानी जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं, तो वो शब्दों का जो अपना प्रभाव होता है, उनका जो वो किस तरह से हम उनके अर्थ को समझते हैं, तो जो अर्थ हम समझते हैं वो तो हम तक पहुंचने वाले अर्थ होते हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रभाव कितना है, उनकी ताकत कितनी है, उनकी शक्ति कितनी है जो हमें उसके उद्देश्य तक पहुंचाते हैं, उन्हें ही शब्द शक्तियां कही जाती हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्द या वाक्य के भाव को समझने के लिए जिस अर्थ का निर्माण किया गया उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जिसे हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि कुछ वाक्य, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सहज, सरल और समान होते हैं, जो कहा वो समझ लिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ उसका लगा सकता है। तो इसी तरह से वो शक्तियां कैसी होती हैं कि जो एक ही बात कहना और एक ही बात को समझ लेना, और वो कौन सी शब्द शक्तियां होती हैं जिनके अलग अलग अर्थ अलग अलग लोग अपनी परिस्थितियां और अपने विचार के अनुसार लगाते हैं। तो इन्हीं पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शब्दों के प्रकार, शक्ति और व्यापकता के अनुसार इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इन्हें हम देखते हैं कि ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है, इन्हें हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले आता है अभिधा, शब्द शक्ति का जो सबसे पहला स्वरूप है जिसे हम अभिधा कहते हैं। अभिधा वे वाक्य होते हैं जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ सहज, सरल और समान हो। यानी अभिधा शब्द शक्तियां वे होती हैं जो कही या लिखी जाती हैं उसी को समझा जाता है, उसमें किसी भी तरह का घुमाव फिराव या व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से या किसी की मानसिकता या विचार के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो कहा गया वही समझा गया। आपकी भाषा में अगर कहा जाए, आज की भाषा में, बच्चों की लैंग्वेज में, तो सीधी बात, नो बकवास, जो है वही समझना। तो ये अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। और इस प्रकार का जो इससे जो भाव उत्पन्न होता है उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। यानी जो बोला गया वही अर्थ भी है, वही समझा। वाच्य मतलब बोलना, जो बोला गया वही उसका अर्थ भी है। जैसे उदाहरण के रूप में जो सामान्य से शब्द हमारे होते हैं, हिंदी एक भाषा है, ये इस वाक्य को कहना किसी के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी विचार में ले, किसी भी उम्र का, किसी भी जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो इसका यही अर्थ ग्रहण करेगा कि हिंदी एक भाषा है। गाय दूध देती है, वह मेरी माँ है। तो ये इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है, जो कहा जा रहा है सामने वाला वही समझेगा, भले ही उसकी विचारधारा हमसे भिन्न हो, उसका मूड हमसे भिन्न हो, उसका जगह हमसे अलग हो, लेकिन वो वही बात समझेगा। यानी अभिधा, सीधा कहा गया, सहज सरल रूप से जो बात कही गई उसको उसी रूप में समझ लिया गया। इनका अर्थ समझने के लिए कोई शंका या कोई गूढ़ता नहीं होती है। ऐसे जो सारी शब्द शक्तियां हैं, इनके भी कई सारे भेद विभेद हैं, तो हम इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम एक एक शब्द शक्तियों के भी उनके भेद विभेद पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। और जिस लेवल तक हम बात कर रहे हैं कि जो आपको सामान्य रूप से आती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये जो शब्द शक्तियों के मूल रूप हैं,
इन्हें आप समझ लीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत की, बहुत हायर लेवल पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्नातकोत्तर में जाके पढ़ रहे हैं तो आपको उतनी डिटेल्स जाननी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि जो भी ये पार्ट मैं बना रही हूँ ये सेकेंडरी से लेके आप ग्रेजुएशन तक के आपके काम में आ सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपका इतना ही प्रयोग होता है, इसलिए मैंने उसके बहुत ज्यादा इनके भेद विभेदों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति को भी 3 भागों में बांटा गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये इनको समझना हो तो मेरा और एक वीडियो है जो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, और भी कई सारे वीडियोज हैं, तो उसमें से आपको ये मिल सकते हैं। इनके बारे में भी डिटेल में वहां बताया गया कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या है। अभिधा शब्द शक्ति के ये 3 रूप होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इन्हें सामान्य में हम यहाँ पे इतना ही समझ लेते हैं कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निश्चित है, जो फिक्स है। सूर्य, जल, अन्न, दूध, ये सारे रूढ़ है कि जो शब्द कहा गया वही समझा गया। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बने हुए हैं, जैसे विद्यालय, शिवालय, जलाशय, ये सब यौगिक शब्द हैं जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर एक भाव को एक शब्द बनाते हैं। और योग रूढ़ होते हैं जो होते तो यौगिक हैं, 2 शब्दों से या उपसर्ग प्रत्यय की सहायता से बने होते हैं, पर उनका अर्थ व्यापक ना होकर निश्चित होता है। जैसे जलज, जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, तो इसका व्यापक अर्थ होगा कि जल में जन्म लेने वाला, उसमें सब कुछ, फूल, पत्ते, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सब जलज में आ जाएंगे, जो भी जल में रहते हैं उसमें जन्म लेते हैं। लेकिन ये कमल के लिए रूढ़ है, निश्चित है, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या आप इसके संबंध में जो वीडियो है मेरा, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी अभिधा शब्द शक्ति यहाँ पे हो गई कि जो बात जिस रूप में कही जाए उसी रूप में समझी जाए, इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, और इससे उत्पन्न होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहा गया है। अब हम आते हैं दूसरे पर, जिसे कहा गया है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां मुख्य अर्थ में बाधा या कठिनाई उत्पन्न होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर उसके मुख्य अर्थ तक पहुंचा जाए। अर्थात जो शब्द या वाक्य हमें कहा जा रहा है वो हमें एकदम से समझ में तुरंत हम तक नहीं पहुंच पा रहा है कि इसका मतलब क्या है, थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ी कुछ मुश्किल लगती है, तो हम उन शब्दों के रूढ़ अर्थ के आधार पर, यानी उनके निश्चित अर्थ के आधार पर, या उनको कहने का प्रयोजन क्या है, उनको कहने का इशारा क्या है, कारण क्या है, उसके आधार पर मुख्य अर्थ तक पहुंचते हैं। यानी जो शब्द या वाक्य कहा गया है सीधे उस तक ना पहुंचकर हम उनके निश्चित अर्थ या उनके जो कारण या जो प्रयोजन का अर्थ बताया गया उसके सहारे हम मुख्य अर्थ तक पहुंचते हैं, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी बात कहीं कुछ और जाती है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। वही आपकी भाषा में कहा जाए तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो उस तरह का कुछ ये है। इसे भी रूढ़ि और प्रयोजनवती 2 भागों में बांटा गया है, तो उन्हें सिर्फ उदाहरणों के माध्यम से ही हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। बहुत ज्यादा विस्तृत इसमें भी मैं नहीं जाऊंगी कि आपको बिना मतलब का कंफ्यूजन हो। हमें जितना समझना है इन चीजों को परीक्षा में लिखने के हिसाब से हम उस भाव तक पहुंच जाएंगे, इतने में ही। तो लक्षणा शब्द शक्ति, जैसा कि मैंने बता दिया कि सीधा अर्थ ना मिले तो कुछ शब्दों के निश्चित अर्थ से हम वहां तक पहुंचते हैं, या उसको कहने का प्रयोजन क्या है, भाव क्या है, वहां से लेकर हम लक्ष्य अर्थ तक पहुंचते हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इससे जो अर्थ उत्पन्न होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं और शब्द शक्ति लक्षणा होती है।
जैसे यहाँ पे उदाहरण कुछ दिए गए हैं। मुंह पर ताला लगा लो, मुंह पर ताला लगा लो। अब ये शब्द अगर हम, ये वाक्य हम किसी को कहते हैं तो सीधा अर्थ तो इसका यही तक मुंह पे ताला लगा लो, लेकिन ये संभव नहीं है, ताला मुंह के लिए नहीं बना होता है। तो हम उसके रूढ़ अर्थ से वहां तक पहुंचेंगे। ताला का जो रूढ़ अर्थ है, दरवाजे को या घर को बंद करने में सहायक होना। तो मुंह पर ताला लगा लो, यानी इस ताला के रूढ़ अर्थ से हम उसके लक्ष्य अर्थ तक पहुंचेंगे कि मुंह बंद रखो। जैसे दरवाजे पे ताला लग जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है, घर बंद हो जाता है, वैसे ही मुंह को बंद रखो। अर्थात कह रहे हैं हम ताला लगाने के, लेकिन उसका लक्ष्य अर्थ ये है, उसके रूढ़ अर्थ से लेकर हम लक्ष्य अर्थ तक जाएंगे कि ताला बंद करने का काम करता है, अर्थात हमें मुंह बंद रखना है। उसका लक्ष्यार्थ हो गया कि मुंह बंद रखो, चुप रहो। केरल साक्षर है, केरल साक्षर है। जब हम ये कहते हैं तो हमारे मन में उस लक्ष्यार्थ तक पहुंचने के लिए हमें इस वाक्य का प्रयोजन निकालना पड़ता कि ये कहने का मतलब क्या है। केरल साक्षर है कहने का क्या मतलब, क्योंकि केरल तो एक प्रदेश है और प्रदेश कोई व्यक्ति नहीं होता है जो साक्षर या निरक्षर होगा। तो इसका प्रयोजन हमें बताता है। इसके प्रयोजन तक जब हम पहुंचते हैं तो अर्थ स्पष्ट होता है कि कहने का मतलब है केरल प्रदेश का हर व्यक्ति साक्षर है, वहां की पूरी नागरिक, वहां के सारे नागरिक साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए पूरा केरल प्रदेश साक्षर है। ऐसे ही हम बहुत सारी बातें प्रयोग करते हैं। पंजाब बड़ा वीर है ना, ये राजस्थान रूखा है, राजस्थान रेगिस्तान है। तो राजस्थान रेगिस्तान है कहने का मतलब क्या होता है कि वहां की जमीन, वहां की भूमि, वहां का वातावरण मरुस्थलीय है। तो इस तरह की बातें जब हम कहते हैं कि बात कही गई हो तो उसका हमें प्रयोजन निकाल के वहां तक पहुंचना पड़ता है कि इसके पीछे क्या आधार है। तो यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति होती। मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, अलंकारों में ये रूपक अलंकार का उदाहरण होगा, लेकिन जब हम इसे शब्द शक्तियों में देखेंगे तो चंद्रमा का जो रूढ़ अर्थ है वो सौंदर्य और तेज के लिए प्रसिद्ध है। तो किसी के मुख को हम चंद्रमा कहते हैं तो पता है ये मुख है, चंद्रमा और मुख में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है, लेकिन उसका रूढ़ अर्थ हमें लक्ष्यार्थ तक पहुंचाता है कि यानी चंद्रमा के जैसे सुंदर और तेजवान मुख है। हमारी सीमा पर लाखों सिंह हैं। सिंह का भी अर्थ जो है, सिंह जंगल का राजा होता है, बड़ा वीर होता है, बहुत दबंग होता है, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत ताकतवर होता है। अपने जंगल में वो किसी दूसरे को अधिकार नहीं करने देता, जो पशुओं का राजा माना गया है, मृगेंद्र कहा गया है उसे। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं हमारी सीमा पर लाखों सिंह हैं, तो सामान्य अर्थ में हम कहेंगे कि हमारी सीमा के चारों तरफ शेर है? नहीं, ये संभव नहीं है। तो हम इसके, ये शब्द के लक्ष्यार्थ तक हम इसी तरह से पहुंचेंगे कि अर्थात यहाँ पे कहा गया कि हमारी सीमा पे जो लाखों हमारे सैनिक हैं वो सिंह की तरह हैं, सजग हैं, अडिग हैं, निडर हैं, ताकतवर हैं, जो किसी दुश्मन को हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ये इसका लक्ष्यार्थ हमारे सैनिकों के लिए है। तो इस तरह से हम ये लक्षणा शब्द शक्ति को पा सकते हैं कि कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। ये हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना हम इस प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। बस अर्थ इतना ही है कि हम उन्हें अपने सहज प्रवाह में बोल जाते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जब हम अगर इनके लक्षणों को और इनके बातों को जान लेते हैं कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, आगे चल के व्यंजना को हम देखेंगे कि व्यंजना क्या है, तो हम इन्हें बड़ी आसानी से अपने दैनिक जीवन में बोले जाने वाले वाक्यों पर ही हम इन्हें समझ सकते हैं। अलग से इन्हें पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें किसी विशेष मेहनत की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो अभिधा और लक्षणा
निश्चित रूप से आपका स्पष्ट हो गया होगा। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और जब भी आप कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए और इनके माध्यम से अर्थ तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो आप कभी भी शब्द शक्तियों के इन रूपों को समझने में, उनका अर्थ पाने में कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, जो अंतिम और तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम आगे चलते हैं। आगे अपना अगला और अंतिम शब्द शक्ति जो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना व्यंजना शब्द शक्ति वहां प्रयुक्त होती है जहां मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न ध्वनित होने वाले अर्थ की प्रतीति हो। यानी व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ वहां होती है जहां ना अभिधा होती है, ना लक्षणा होती है, न तो मुख्य अर्थ आता है, न लक्ष्य अर्थ आता है, बल्कि एक तीसरा अर्थ ध्वनित होता है, एक तीसरा साउंड इफेक्ट वहां आता है। और इसका अर्थ हर एक व्यक्ति अपने तरह से अलग अलग भी निकाल सकता है। अभिधा तो सीधी बात ही होती है, लक्षणा में लक्ष्य अर्थ जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति की जो विशेषता है वो ये है कि इसका अर्थ हर व्यक्ति अपने अपने विचार, अपनी परिस्थिति, अपनी समझ के अनुसार अलग निकाल सकता है। तो इससे जो भाव निकलता है उसे व्यंग्यार्थ, और ऐसे शब्दों को व्यंजक शब्द कहते हैं। व्यंजक वाक्य, व्यंजक शब्द कहा जाता है। अभिधा और लक्षणा ये दोनों अर्थ पर आधारित है, जबकि व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होता है। तो इसे शाब्दी और आर्थी दो रूपों में बांटा गया है। और इसके साथ साथ एक और चीज महत्वपूर्ण होती है कि इस प्रकार के प्रयोग में शब्दों के साथ साथ मुख का भाव, आंखों का संचालन, हाथों का संचालन, ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे जो पहले दिया गया है, सुबह के 8 बज गए। कि एक घर में मान लीजिए, या विद्यालय में मान लीजिए, या कहीं भी बाहर मान लीजिए, घर में ही सुबह सुबह मम्मी आके कहती है कि सुबह के 8 बज गए। तो वो 8 बज गए कहना है मम्मी का, पापा का, किसी का भी, लेकिन इसका अर्थ सबके लिए अलग अलग होगा। जो आपकी क्लास होगी तो 8 बजे, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो 8 बज गया मतलब मम्मी रेडी करेगी, जल्दी उठो आपकी क्लास है, आपके लिए उसका अर्थ हो जाएगा। पापा को ऑफिस जाना है तो उसके लिए वो हो जाएगा। किसी को खाना बनाना है वो हो जाएगा। किसी को बाहर जाना है, कुछ सामान लेके आना है, तो उसके लिए 8 बजे का अर्थ होगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे क्लास लेनी, मुझे ऑफिस जाना है। तो घर में दादी दादा है तो उनकी पूजा का समय हो गया होगा। तो इस तरह से 8 बज गए शब्द एक ही है, लेकिन इसका अर्थ सबके लिए अलग अलग हो गया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में भी मैंने घर से उदाहरण दिया, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये जैसा कि कहा, शाब्दी और अर्थी व्यंजना, शब्द और अर्थ। जैसे इसी को मैं पीछे आपका जैसे क्लास का उदाहरण दिया था, इसको भी हम आपके साथ जैसे जोड़ के दे सकते हैं। ये क्लास में आते ही टीचर ने बोला कि भाई आपका रिजल्ट आ गया, आपकी कॉपीज चेक हो गई हैं, बड़ा कमाल किया आप लोगों ने, बड़ा कमाल किया आप लोगों ने बोला। तो उसका अर्थ हर एक बच्चा अलग अलग निकालेगा। जिसने बहुत अच्छा लिखा होगा एग्जाम में वो खुश होगा कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, लेकिन जिसने कुछ नहीं लिखा होगा वो समझ रहा होगा कि ये मेरे ऊपर व्यंग किया जा रहा है कि बड़ा कमाल किया है ना। तो इस तरह से दोनों क्लास वही है, बच्चे वही है, लेकिन उनका दोनों ने अलग अलग अर्थ निकाला उन परिस्थितियों के हिसाब से। तो यहाँ पे एक काव्य की भी 2 पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम इसे स्पष्ट करते हैं। शाब्दी और अर्थी व्यंजना, या उसमें हम किस तरह से, इससे पहला ये उदाहरण है, कोघटी में वृषभानुजा तुम हलधर के वीर।
ये शब्द कृष्ण और राधा के आपस की बातचीत का तरीका है कि कोघटी में वृषभानुजा तुम हलधर के वीर। यहाँ शब्दों को जब हम वृषभानुजा शब्द जो है इसका दो ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत भी आता है, सभंग श्लेष जिसे कहा गया है। आप अलंकार वाले वीडियोस में मेरे जाएंगे तो वहां पे आपको ये भी मिलेगा। वृषभधन अनुजा और वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री राधा और वृषभ अनुजा यहाँ पे बैल और गाय से संबंधित है। हलधर के वीर एक तो बैलों के संबंध में और दूसरा बलराम के भाई कृष्ण उस अर्थ में, तो उसके अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो शाब्दी व्यंजना यहाँ पे है कि शब्दों के माध्यम से, शब्दों के हेर फेर से यहाँ व्यंजना स्पष्ट हो रही है कि कौन किससे कम है। तुम वृषभानु की पुत्री हो तो मैं भी बलराम का छोटा भाई कृष्ण हूं। इसी तरह से गाय और बैल के संबंध में ये अलंकार में भी आपको इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण जो है ये उस समय का है जब राम और सीता, जब राम जी को वनवास का आदेश मिलता है और वो वन जाने के लिए तैयार होते हैं, तो सीता मां उनसे कहती हैं कि मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। तो रामचंद्र उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम वन चलने के योग्य नहीं हो, तुम बहुत सुकुमारी हो, तुम एक राजकुमारी हो, राजवधु हो, तुमने कभी वन जंगल देखा नहीं है, तुम वहां कैसे चलोगी। तो उसी बात पर सीता जी ये कहती हैं, कहने के लिए उसी बात को दोहरा रही है जो रामचंद्र ने कहा है, लेकिन इसका भाव अलग निकलता है, इसका अर्थ, इसका व्यंजक अर्थ निकलता है कि सीता जी कह रही हैं मैं अब इसको पढ़ने में जो शब्दों का उतार चढ़ाव होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सामने पढ़ रहे हैं तो एक्शन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकह भोगू। सीता जी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बड़ी सुकुमार हूं और आप तो वन के सर्वथा योग्य ही हैं, तुम्हें तो तपस्या करना ही उचित है और मुझे भोग विलास करना। अर्थात सीता कहती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं इतनी सुकुमार हूं और तुम तो जैसे लगता है कि राजकुमार रहे ही नहीं हो, तुमने तो जीवन भर तपस्या ही की है, तो तुम तपस्या ही करो और मैं भोग विलास करूं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस सही कहने के पीछे व्यंगार्थ है कि सीता कहना चाहती है कि तुम ही अपने आप को बड़ा मजबूत समझते हो कि वन में रह सकते हो, मैं नहीं रह सकती हूँ। तो इस तरह के जो भाव होते हैं कि जैसे आप किसी से कहते हैं, एक सामान्य सा उदाहरण जो आपस में बातचीत में अपने दोस्तों में होती है कि आपने कोई नया ड्रेस पहन के आए क्लास में, मैं कैसा लग रहा हूं। किसी दोस्त ने अरे वाह बहुत जम रहे हो, लेकिन उसका जो मुंह का भाव है और आंखों में जो उसकी हंसी है या जो इशारे हैं या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कही गई जो बात है वो आपको बता देती है कि ये व्यंगार्थ है, इसका मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्तियां हमारे रोज के जीवन में प्रयुक्त होने वाली हैं। बस अंतर इतना ही है कि हम जब बातें करते हैं, सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, तो हम थोड़ा ध्यान से इन चीजों को जब जानते रहेंगे, सीधी बात कही गई तो अभिधा है, बात को और कहीं लक्ष्य करके कहा गया तो व्यंजना है, और बात को उल्टी कह दी गई, जो कहा गया उससे अलग अर्थ निकल रहा है तो व्यंजना शब्द शक्ति है। ये इनका जो मुख्य कुछ चीजें हैं, अभिधा के शब्द क्या होते हैं, अर्थ क्या होते हैं, ये एक टेबल छोटा सा दिया है। इसके बारे में रीतिकाल के कवि देव हैं, उन्होंने इन तीनों शब्द शक्तियों की तुलना करते हुए कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम काव्य रस व्यंजना, उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा शैली में लिखा गया काव्य या साहित्य सबसे उत्तम होता है क्योंकि सीधी सीधी बात उसमें होती है, कोई घुमा फिरा नहीं। मध्य लक्षणालीन,
लक्षणा शब्द शक्ति में जो बात कही जाती है वो बीच का होता, ना बहुत अच्छा और ना बहुत बुरा। लेकिन व्यंजना शैली में जो बातें कही जाती हैं वो अधम होती हैं, सबसे निकृष्ट हैं, क्योंकि इसमें हमेशा उल्टी बात कही जाती है, कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है। तो इस प्रकार ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो 3 शब्द शक्तियां हैं, इनको आप यहाँ से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और अपने रोजाना जीवन में भी, बातचीत में भी आप इन्हें समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कविता पढ़िए या कहानी उपन्यास भी पढ़ते हैं, उसमें भी इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, आप उनको मन से पढ़ेंगे, सोच के पढ़ेंगे, तो हमें रोजाना की जो हमारी पठन पाठन सामग्री है उससे और हमारी बातचीत की शैली से, एक दूसरे से बातचीत में भी हमें ये सारी शब्द शक्तियों का प्रयोग भी हम करते हैं और उन्हें समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब आपको शब्द शक्ति समझने में, लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। फिर दूसरे किसी वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।